वेलकम बैक। मैं हूं नागेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं आईबीसी ऑनलाइन क्लासेस का ऑफिशियल चैनल। ये हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का फोर्थ वीडियो है और आज हम क्वेश्चंस करेंगे 61 से लेकर। विच इज सपोज टू बी द फर्स्ट रेगुलर कॉमेडी इन इंग्लिश। नियमित रूप से कॉमेडी, कौन सा ऐसी कॉमेडी है जिसे प्रथम माना जाएगा। तो आप जान लीजिए, इसमें इसको याद करने का एक टेक्निक। कॉमेडी मतलब क्या होता है? हास्य वाली कहानी या हास्य वाली कोई चीज़। तो कॉमेडी में देखो, ये ऑप्शन में है, इसमें एक हेल्प है जिससे कि आपको मिल सकता है। एक नाम है राल्फ रॉयस्टर ड्वास्टर। ये नाम भी इस तरह से है, थोड़ा सा हंसी आ जाएगी। तो ये आपको हिंट्स मिल जाएगा कॉमेडी याद करने के लिए। दिस इज द फर्स्ट कॉमेडी, द नेम इज राल्फ रॉयस्टर ड्वास्टर। ये कॉमेडी है, ये एक्चुअली लिखा गया था निकोलस उडॉल के द्वारा और ये लिखा गया था 1566 में। एक्चुअली निकोलस उडॉल एक स्कूल के शिक्षक थे और सर्वप्रथम ये कॉमेडी उनके स्टूडेंट्स के द्वारा की गई थी। तो इसको याद करना बहुत आसान है, नाम ही ऐसा है, रॉयस्टर ड्वास्टर। तो दिस वाज द फर्स्ट कॉमेडी। आई होप कि याद हो गया होगा आपको। नेक्स्ट, इन विच ईयर वाज द ग्लोब थिएटर बिल्ट। ग्लोब थिएटर के बारे में आप जान लीजिए। ग्लोब थिएटर शेक्सपियर के द्वारा, शेक्सपियर की जो कंपनी थी, शेक्सपियर जिस कंपनी के लिए जो प्लेइंग कंपनी थी, उसका नाम था लॉर्ड चैम्बरलेंस मेन। ये कंपनी का नाम था जिसके लिए शेक्सपियर लिखा करते थे। और वो थिएटर जिसका नाम था द ग्लोब, इसे बनाया गया था 1599 में। तो इसको आप याद कर सकते हैं, द ग्लोब। ये कौन था? ग्लोब थिएटर शेक्सपियर के द्वारा, जिसमें अभिनय करने के लिए शेक्सपियर की कंपनी थी, वो लॉर्ड चैम्बरलिन मीन्स, जो बनाया गया था 1599 में। तो आप इसको याद कर सकते हैं, 1599 ग्लोब थिएटर। इन विच प्ले इज देयर अ कास्केट सीन। देखिए, कास्केट सीन पहले समझिए। कास्केट होता है, कास्केट क्या होता है कि एक छोटी सी बॉक्स, ठीक है, छोटा सा बॉक्स। एक्चुअली इसमें कहानी है और कहानी कुछ इस तरह से है कि एक लड़की होती है जिसका नाम होता है पोर्सिया। इसके फादर किंग होते हैं और उन्होंने कहा होता है कि एक कंडीशन दिया होता है पोर्सिया को कि तुम शादी कैसे करोगे उसके बारे में। एक्चुअली पोर्सिया के जो फादर होते हैं वो एक विल विरासत में लिख कर गए होते हैं कि पोर्सिया की शादी किस तरह से होनी चाहिए। और उसके लिए पोर्सिया को कहा गया होता है कि उसके पास 3 बॉक्स होता है जिसको कैस्केट कहते हैं, ठीक है। एक गोल्ड का होता है, एक सिल्वर का होता है और एक लीड का होता है, शीशा का, ठीक है। तो होता क्या है कि इस तीनों में पोर्सिया का नाम लिख करके रखा गया होता है और कहा जाता है कि उसमें से चुनने के लिए कहा जाता है, जो भी पोर्सिया से शादी करने के लिए जो लोग भी आते हैं, तो उन लोगों को कहा होता है कि इस तीनों में से एक चुनना है और जिसमें पोर्सिया का नाम लिखा हुआ मिल जाएगा और जो उसको चूज किया रहेगा उससे शादी हो जाएगी। तो गोल्ड वाले में नाम नहीं लिखा हुआ रहता है, सिल्वर वाले में नाम नहीं लिखा रहता है और लेड वाले में नाम लिखा हुआ होता है। और इसको चुनने वाले व्यक्ति होते हैं वैष्णियों। तो वैष्णियों क्या करता है कि ये चूज कर लेता है और इसी तरह से इसे शादी होती है। और ये कहानी किसकी है? द मर्चेंट ऑफ वेनिस की। तो अगर आपने मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ी है, कहानी याद है, तो आपको याद हो जाएगा ये कैस्केट सीन है। वैसे आप थोड़ी सी छोटी नटसेल में हमने कुछ कहानी बताई है और इसको अगर आप रिलेट कर लेते हैं तो कैस्केट सीन
द मर्चेंट ऑफ वेनिस की है, और ये याद हो जाएगा आपको। नेक्स्ट चलते हैं। लाइफ इज ए टेल टोल्ड बाई एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी, द लाइन अकर्स इन। आपको याद होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, ऊपर क्वेश्चंस में। द लाइफ इज ए टेल टोल्ड बाई एन इडियट, आपको याद होगा कि मैकबेथ, जी हाँ, मैकबेथ जब लड़ने जाता है, मैकबेथ को घोस्ट ने का मतलब घोस्ट जो होता है वो कहता है कि तुम अगर लड़ोगे तो ये यहाँ पे राजा तुम बन सकते हो, तो वो एग्री कर जाता है और मैकबेथ को हेल्प मिल जाता है। उसकी वाइफ भी कहती है ठीक है लड़ लो। तो मैकबेथ जब लड़ता है, तो लड़ने जाता है, तो उसके बाद उसकी वाइफ की डेथ हो आती है। जब वाइफ की डेथ हो आती है, तो उस समय ये लाइन बोली गई होती है, लाइफ इज ए टेल टोल्ड बाई एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी। जब क्या होता है, उसके बाद बहुत सारी हत्याएं होती है, बहुत सारी खून खराबा होता है, तो इसी के ऊपर ये कही गई होती है। तो इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की है, आई होप कि आपको इससे याद हो जाना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं काटो। एक्चुअली काटो एक प्ले है, ठीक है, ये एक ट्रेजिक प्ले है, और ये ट्रेजिक प्ले लिखी गई है जोसेफ एडिसन के द्वारा। और यह लिखी गई थी 1712 में, ठीक है। तो काटो एक्चुअली एक ऐसा व्यक्ति होता है, इसको काटो को ये भी कहा जाता है काटो द यंगर। एक स्टोइक होता है, स्टोइक मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको कोई दुख दर्द ना हो, विरक्त जिसको बोलते हैं, स्टोइक होता है। और जिस समय की बात है ये काटो, ये बात है उस समय की जिस समय जूलियस सीजर जनरल हुआ करते थे रोमन, और ये व्यक्ति बहुत क्रूएल था। जनरल था, जनरल एक पुलिस में पद होता है, जस्टिस का चर्चा मैंने पहले भी किया होगा। तो जूलियस सीजर एक जनरल था, एक पुलिस में बड़ा अधिकारी था, और ये बहुत ही क्या था, टाइरेनिकल था, क्रूएल था। क्या था? क्रूएल था। तो इसके विरोध में काटो ने क्या किया हुआ है कि इसका विरोध किया। किस चीज़ का विरोध किया? जूलियस सीजर का जो टायरेनी था, जो क्रूरता था, उसका विरोध किया, और इसी के लिए ये फेमस हुए। और यही प्ले है ट्रेजिडी प्ले। हालांकि काटो के अंत में हत्या हो जाती है, तो तभी तो एक ट्रेजिडी बनता है। और इसीलिए ये काटो काफ़ी फेमस हुआ। क्यों? क्योंकि इसने जूलियस सीजर्स के क्रूरता के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी, और इसी पर यह प्ले खेल प्ले बना हुआ है, जिसे लिखा है जोसेफ एडिसन ने। मीन्स आपका ऑप्शन हो गया एडिसन। नेक्स्ट बात करते हैं ड्राइडेंस ऑल फॉर लव इज बेस्ड ऑन। ड्राइडेंस की लिखी हुई ऑल फॉर लव, जी हाँ, ये ड्राइडेन के द्वारा लिखा गया है। और ये किस पर आधारित है? ड्राइडेंस ने खुद एक्सेप्ट किया था कि यह शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई एक ड्रामा था, एंटोनी एंड क्लियोपाट्रा। इस पर आधारित है ये ड्राइडेंस की ऑल फॉर लव। और ड्राइडेन ने ये खुद भी एक्सेप्ट किया है, तो आपका इसमें ऑप्शन हो जाएगा एंटोनी एंड क्लियोपाट्रा। ड्राइडेंस मैकफ्लेक्नो इज अ सटायर ऑन। आप मैकफ्लेक्नो की बुक पढ़े होंगे निश्चित रूप से। इसमें क्या है, फ्लैक्नो एक बेवकूफ़ राइटर होते हैं, और वो अपने पद को देना चाहते हैं अपने बेटा को। मैक मतलब सन होता है, तो सन ऑफ फ्लैक्नो, वो कौन होता है? सैडवेल, थॉमस सैडवेल। तो ये आपको याद होना चाहिए। ड्राइडेंस की, जॉन ड्राइडेन की बहुत बुक है, आपको
फर्स्ट पार्ट में एक अलग से बुक ही पढ़नी है, मैक फ्लैकनो, तो उसमें पूरी चर्चा ही इसी की गई है, थॉमस सैडवेल की। और यह एक सटायर है, कटाक्ष है, आप इसको पढ़ेंगे, पूरी ज़बरदस्त पोएम दी हुई है इसमें। हु इज़ द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ मास्क्स, मास्क्स इन इंग्लिश। देखो मास्क आपको समझना पड़ेगा, इसी मास्क का स्पेलिंग ये भी होता है मास्क, जो हम मुंह पे मुखौटा लगाते हैं उसको बोलते हैं, ठीक है, मुखौटा। ये होता क्या है कि एक समय था कि जब जो कैरेक्टर्स था, जो एक्टर्स लोग थे, वो मास्क पहन करके और फिर एक्टिंग किया करते थे, और ये पॉपुलर हुआ था कब, 16th सेंचुरी में, ठीक है, 16th सेंचुरी में हुआ था। और इसके मास्क लिखने वाले कौन है, यह है जॉन बेंसन, बेन जॉनसन, सॉरी जॉन बेंसन नहीं, बेन जॉनसन, बेंजामिन जॉनसन। नेक्स्ट चलते हैं कॉम्यूज। कॉम्यूज एक मास्क है, मतलब इट्स अ टाइप ऑफ ड्रामा, ठीक है, जिसमें कि मुखौटा पहन करके ड्रामा किया जाता है। और आप इसके बारे में आप पढ़े होंगे, तो आप पढ़े होंगे कि एलिगोरी में जो अच्छा कैरेक्टर होता है उसका अलग मुखौटा होता था, जो बुरा कैरेक्टर होता है उसका अलग मुखौटा होता है, तो ये मास्क है। और कैम्यूज लिखी गई है जॉन मिल्टन के द्वारा, ये लिखी गई है जॉन मिल्टन के द्वारा। वास्तव में कैम्यूज जो है एक मास्क है, और ये 1634 में लुडलो कैसल में प्रेजेंट किया गया था। मतलब इसको प्ले किया गया था, तो आई होप कि याद हो जाएगा। इसको याद करने का मैं फिर से बोलता हूँ आपको टेक्निक है, कॉम्यूज मिल्टन, आप इसको ऐसे याद कर लीजिए, कॉम्यूज मिल्टन, कॉम्यूज मिल्टन, कॉम्यूज मिल्टन, कॉम्यूज आपको ध्यान आएगा तो मिल्टन ध्यान आ जाएगा, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। इन विच लिटरेरी एज डिड पोएटिक प्लेज बिकम पॉपुलर। पहले समझिए ये पोएटिक प्लेज होता क्या है। पोएटिक प्लेज का मतलब होता है ऐसा ड्रामा जिसमें कविताओं की तरह संवाद किया जाए, तो दैट इज कॉल्ड पोएटिक प्लेज। अब किस एज में पोएटिक प्लेज हुआ, तो पोएटिक प्लेज के लिए आप समझ लीजिए ये हुआ कब, तो ये हुआ एलिजाबेथन और कैरोलिन एज में, ठीक है। पोएटिक प्लेज को और भी कई नामों से जाना जाता है, ये भी हो सकता है पोएटिक ड्रामा लिखा हो, तो अभी भी आप समझ लीजिए, या ये भी लिखा हो सकता है वर्स ड्रामा, तभी भी आप समझेंगे कि वही है बात, पोएटिक प्ले या पोएटिक ड्रामा या वर्स ड्रामा। तो ये एलिजाबेथन एज और एलिजाबेथन एंड कैरोलिन एज में ये पॉपुलर हुआ था, क्योंकि ड्रामा की मेन जो शुरुआत है इसी एज में काफ़ी पॉपुलर हुआ था। क्यों, क्योंकि एलिजाबेथन एज के टाइम में ही शेक्सपियर थे, और आप जानते हैं कि शेक्सपियर ड्रामा को चरमोत्कर्ष तक पहुंचाए थे, तो आपको निश्चित रूप से ये याद हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, द थर्ड एक्ट डॉन जॉन इन हेल अकर्स इन सॉज। देखिए अब ये आपको तो याद करना पड़ेगा, जो बर्नार्ड शॉ, जेबी शॉ जो थे, उन्होंने लिखा था डॉन जॉन इन हेल। जीबी शॉ की जो प्ले थी, एक प्ले थी मैन एंड सुपरमैन, ये है मैन एंड सुपरमैन, ठीक है। तो मैन एंड सुपरमैन प्ले है जो जीबी शॉ का है, उसमें उन्होंने लिखा था, उन्होंने उसमें एक एक्ट है, उसमें कहा गया है डॉन जॉन इन हेल। तो डॉन जॉन एक कैरेक्टर का नाम है और उसके संबंधित बात है, तो आप इसको याद कर लेंगे। और इसको याद करने का एक मैं टेक्निक बताता हूँ। डॉन क्या होता है, सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है, तो इससे आप याद कर सकते हैं। सुपरमैन भी क्या होता है, बहुत पावरफुल होता है। तो डॉन जॉन इन हेल, तो मैन एंड सुपरमैन, तो सुपरमैन देख करके आप इसको याद कर सकते हैं, तो ये आपको याद हो जाएगा। राइडर्स टू द सी
वेरी पॉपुलर वन एक्ट ट्रेजेडी वाज रिटेन बाय, देखो राइडर्स टू द सी, ये वन एक्ट प्ले है, मतलब एक ही सीन होता है उसमें और उसी में पूरी, वैसे तो कुछ वन एक्ट प्ले में ऐसा भी होता है कि जिसमें एक से अधिक होता है, दो तीन होता है, बट इसमें सेम स्टोरी चलती रहती है एक व्यक्ति के द्वारा, और वही सारा मतलब पूरे एक्ट को परफॉर्म करता है। सो दैट इज कॉल्ड वन एक्ट, और ट्रेजेडी मतलब दुखद घटना। तो ये एक राइडर्स टू द सी एक वन एक्ट प्ले है, और यह वन एक्ट प्ले लिखी गई थी जॉन मिलिंगटन सिंज के द्वारा, सिंजे के द्वारा। यह है जॉन मिलिंगटन सिंज। अब इसको याद कैसे करोगे, थोड़ा सा मैं हिंट्स दे सकता हूँ, बाकी तो रटना पड़ेगा। सी से याद कर सकते हो, सिंज, सी से सिंज। तो जॉन मिलिंगटन सिंज के द्वारा लिखी गई थी राइडर्स टू द सी। सो आई होप कि ये याद आप कर लेंगे। बिटवीन विच सेट्स ऑफ डेट्स डिड चौसर लीव, तो ये पूरी तरह से आपको याद करना पड़ेगा, 1340 से 1400। वैसे कुछ राइटर्स मानते हैं 1343, बट 1343 हमारे इसमें है नहीं, तो 1343 और 1340, तो इस दोनों में से जो रहे उसको आप मान लेंगे। तो हमारे पास 1343 का नहीं है, तो जाहिर सी बात है 1340 वाला होगा। तो 1340 में शुरू हुई थी से 1400 तक थी, मतलब ये इनका लाइफ स्पैन था जिसके दौरान चौसर जीवित रहे थे। नेक्स्ट, चौसर लिव्ड ड्यूरिंग द रेन्स ऑफ, किसके शासनकाल में चौसर थे, तो आप समझ लीजिए ये डी, एडवर्ड में उनका जन्म हुआ था, रिचर्ड में पूरा लाइफ बीता, लास्ट में हेनरी फोर्थ तक उनकी लाइफ रही। तो ये याद कर लेंगे, चौसर लिव्ड ड्यूरिंग द रेन्स ऑफ 3 किंग्स। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द क्लोजेस्ट कंटेम्प्रेरी ऑफ चौसर। देखिए कंटेम्प्रेरी मतलब होता है समकालीन, और चौसर के समकालीन तो बहुत सारे थे, विलियम लैंगलैंड थे, जॉन गोअर थे, इवन विक्लिफ थे। लेकिन यहाँ क्वेश्चन हमारा क्या है कि क्लोजेस्ट, सबसे इनके नज़दीकी कौन थे, तो आप जान लीजिए विलियम लैंगलैंड थे। एक और इसमें समानता है कि विलियम लैंगलैंड की भी लाइफ बहुत शॉर्ट थी, जिस तरह से चौसर की लाइफ बहुत शॉर्ट थी। विलियम लैंगलैंड की बात करें तो इनकी लाइफ जो थी ये थी 1332 से 1386 तक, और लगभग उन्हीं के जबकि विलियम ये चौसर की क्या थी 1340 से 1400 टू 1400, तो ये उसके कंटेम्प्रेरी थे और इनके काफ़ी नज़दीकी थे। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस विलियम लैंगलैंड, आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। पियर्स एंड प्लोमैन इनकी लिखी हुई बुक है। हु कॉल्ड चौसर द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, इंग्लिश इनको किसने कहा था कि ये पोएट्री, अंग्रेजी के पोएट्री के फादर है, तो हु सेड, आपको ये याद करना पड़ेगा, एंड दैट इज जॉन ड्राइडन। ये जॉन ड्राइडन ने कहा था कि चौसर इज द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। नाउ नेक्स्ट, हु डिस्क्राइब चौसर एज द वेल ऑफ इंग्लिश अनडिफाइल्ड। अनडिफाइल्ड का मतलब होता है प्योर, विच इज नॉट डिफाइल्ड, विच इज नॉट इनकरेक्ट, ठीक है। तो किसने कहा था द वेल ऑफ इंग्लिश अनडिफाइल्ड, तो आप समझिए एक्चुअली एलिजाबेथन एज के टाइम में चौसर को कहा गया था कि एलिजाबेथन कहती थी कि चौसर इंग्लिश के सब कुछ है, फादर है, और बहुत प्रशंसा करती थी। तो इस बात पर स्पेंसर कहते थे, जो बहुत बड़े प्रशंसक थे एलिजाबेथ के, वो कहते थे कि जी चौसर बहुत महान है। हालांकि एलिजाबेथ के मत से, एलिजाबेथ के आइडिया से, पॉइंट ऑफ व्यू से वो पूरी तरह से सहमत नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि हाँ चौसर एक शुद्ध इंग्लिश लिखने वाले
व्यक्ति थे, एक बहुत बड़े वेल थे, मतलब कुआं थे, मतलब बहुत अच्छा जानकार थे वो। तो इस तरह से आपको याद करना पड़ेगा एडवर्ड स्पेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विथ चौसर इज बॉर्न आवर रियल पोएट्री। ये लाइन पहले भी आ चुका है क्वेश्चन में। हु होल्ड्स दिस व्यू। आपके पहले जो क्वेश्चन आया था उसमें क्वेश्चन में ही लिखा हुआ था अर्नोल्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू, लिखा हुआ था विथ चौसर इज बॉर्न आवर रियल पोएट्री। तो निश्चित रूप से ये कहा हुआ किसका है, ये पॉइंट ऑफ व्यू किसका है, मैथ्यू आर्नोल्ड का। सो यू मस्ट रिमेंबर दिस। नेक्स्ट चलते हैं। देखो आगे ये जितने भी क्वेश्चन सब दिख रहा है इसमें बहुत सारा चीज़ आपको रटने वाली चीज़ है। थोड़ा बहुत आपको मैं हिंट्स दे सकता हूँ जिससे रटने में आपको हेल्प मिले। चौसर फाउंड हिज नेटिव टंग और डायलेक्ट एंड लेफ्ट इट अ लैंग्वेज। मतलब चौसर को मिला एक डायलेक्ट, एक बोली मिली, और वो क्या बनाकर चले गए, एक लैंग्वेज में तब्दील करके चले गए। मतलब एक सिंपल बोलचाल की भाषा वाली लैंग्वेज उनको मिली और ये दुनिया को एक मजबूत लैंग्वेज इंग्लिश देकर चले गए। हु मेक्स दिस ऑब्जर्वेशन, ऐसा किस व्यक्ति ने कहा। तो ऐसे कहने वाले व्यक्ति थे लॉज। लॉज का पूरा नाम है जॉन लिविंगस्टन लॉज। ये एक्चुअली अमेरिकन थे, अमेरिकन एक क्रिटिक थे। और वैसे इनका बर्थ हुआ था यूके में, बट ये बाद में अमेरिकन क्रिटिक्स बन गए, अमेरिका में चले गए, अमेरिका में बस गए और अमेरिकन क्रिटिक्स थे। इन्होंने चौसर के बारे में ये लाइन बोली थी कि चौसर फाउंड हिज नेटिव टंग और डायलेक्ट एंड लेफ्ट इट अ लैंग्वेज। चौसर इज द अर्लीस्ट ऑफ द ग्रेट मॉडर्न्स। हु होल्ड्स दिस व्यू, किसने कहा था कि चौसर इज द अर्लीस्ट ऑफ द ग्रेट मॉडर्न्स। मतलब ये जो आधुनिक जमाने चौसर के बारे में ये कहा गया था कि चौसर अपने समय से कहीं आगे की सोचते थे। मतलब चौसर थे मिडिल एज में, लेकिन उनकी जो सोच थी वो मॉडर्न एज की थी। मॉडर्न एज को दिखता था उनके लेखनी में, सब कुछ में। तो दिस वाज कॉल्ड चौसर इज द अर्लीस्ट ऑफ द ग्रेट मॉडर्न्स, और ये कहा गया था मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा। इफ चौसर इज द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, ही इज द ग्रैंडफादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल। हु मेक्स दिस रिमार्क। कहा था कि अगर चौसर अंग्रेजी की पोएट्री के पिता है तो वो अंग्रेजी के उपन्यास के वो ग्रैंडफादर है, दादा है। यह बात किसने कहा था, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड ये रटना पड़ेगा। ये बात कहा गया था जीके चेस्टर्न के द्वारा, जीके चेस्टर्न के द्वारा। ठीक है, इसको किस तरह से आप एसोसिएट करके याद कर सकते हैं, जीके चेस्टर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेज अबाउट चौसर्स कैरेक्टर्स हियर इज गॉड्स प्लेंटी। चौसर्स कैरेक्टर्स के बारे में किसने कहा कि हियर इज गॉड्स प्लेंटी। तो जाहिर सी बात है ये कहने वाले थे जॉन ड्राइडन। हियर इज गॉड्स प्लेंटी ये जॉन ड्राइडन ने कहा, ये आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच मंथ डिड चौसर्स पिलग्रिम्स ऑन गो ऑन देयर पिलग्रिमेज। देखिए ये आप द कैंटरबरी टेल्स की कहानी से संबंधित है, और द कैंटरबरी टेल्स से संबंधित कई क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से एक क्वेश्चंस होते हैं जैसे ये है कि किस मंथ में किया गया था, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। अप्रैल में किया गया था। कितने लोग गए थे, तो 29 लोग गए थे। टोटल कितने लोग थे, कैरेक्टर्स की मतलब कितने लोगों के द्वारा स्टोरीज कहवाई गई थी, तो वो थे 29। ठीक है, इसमें कितने लोगों को बाइबल मतलब इक्लेसियास्टिकल कैरेक्टर था, तो दैट वाज 7। तो ये पूरी, अगर आप द कैंटरबरी टेल्स आपने पूरे ढंग से पढ़ा है तो इसके आगे जितने भी क्वेश्चंस है वो द कैंटरबरी टेल्स से ही बना हुआ है, और वो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो कैंटरबरी टेल्स आपको याद होगा, कहानी याद होगा तब बन सकता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, अगर आप नहीं जानते हैं तो नट सेल में आप याद कर लेंगे इसको। तो चलिए, ये अप्रैल
महीने में शुरू हुई थी। हाउ मेनी पिलग्रिम्स इन चौसर्स कैंटरबरी टेल्स आर गोइंग ऑन द पिलग्रिमेज, कितने तीर्थयात्री तीर्थ यात्रा पे गए, तो 29। सन्स एंड लवर्स इज ए नोवेल बाय, अब इसमें आपको याद करना पड़ेगा, सन्स एंड नॉवेल्स ये वास्तव में एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है। ये क्या है? ये एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल। ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल क्या होता है? मतलब खुद के लाइफ पे बेस्ड एक उपन्यास लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ है डीएच लॉरेंस के द्वारा। तो डीएच लॉरेंस के द्वारा लिखी गई है। सन्स एंड लवर्स एज नॉवेल है, ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है जो लिखी गई है, ये आपको रटना पड़ेगा। नेक्स्ट, हाउ मैनी इक्लेसियास्टिकल कैरेक्टर्स आर पोर्ट्रेड इन द प्रोलॉग, ये क्वेश्चन का आंसर है 7। और मैं चाहूँगा कि इस नाम सबको बता दूं मैं, कि हो सकता है इससे संबंधित प्रॉब्लम्स ना आए। हाउ मेनी इक्लेसियास्टिकल मतलब होता है बाइबल से संबंधित, कैरेक्टर्स आर पोर्ट्रेड इन द प्रोलॉग, कैंटरबरी टेल्स का जो प्रोलॉग था, प्रोलॉग मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ बुक लिखी जाती है उससे पहले जो उसके बारे में डिटेल्स दी जाती है उसको बोलते हैं प्रोलॉग। तो इसमें जो प्रोलॉग में था वो था पहला प्रायरिस बोलते हैं, जो फीमेल पादरी होती है, फीमेल मठ के जो अध्यक्ष होते हैं उसको बोलते हैं, और जो मेल होते हैं उसको बोलते हैं मॉन्क। ये थे 2। 3 में द फ्रायर, फ्रायर बोलते हैं तपस्वी को, साधु संत को। देन द समनर, समनर बुला आता है, जो समन मतलब क्या होता है? बुलावा भेजने वाला, तो ये समनर्स हो गया, बुलावा भेजने वाला व्यक्ति, कोर्ट्स वगैरह में अक्सर होता है। द पार्डेनर, आप समझते हैं पार्डन मतलब माफ़ी देना, तो पार्डन मतलब माफ़ी करने वाला। द पार्सन, पार्सन बोलते हैं पादरी को। एंड द लास्ट वन इज द क्लर्क। तो ये 7 इक्लेसियास्टिकल कैरेक्टर्स था जो कैंटरबरी टेल्स के प्रोलॉग में मेंशन था। मैं एक बार बताना चाहूँगा कि इस क्वेश्चन का आंसर भी गेस पेपर में गलत दिया हुआ है, उसमें 8 लिखा हुआ है, तो यू मस्ट करेक्ट इट। मैंने सारे नाम बता दिए, इन लोगों के द्वारा स्टोरीज कहवाई गई थी उस टेल में। हाउ मेनी विमेन कैरेक्टर्स फिगर इन द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स, देखो कैंटरबरी टेल्स में जो प्रोलॉग था उसमें कितने फीमेल कैरेक्टर्स थे, तो आप जान लीजिए। इसके फीमेल कैरेक्टर्स में एक तो प्रायोरिस थी जो महंथनी, इसके बाद द वाइफ ऑफ बाथ, ये सब एलिगोरिकल स्टोरी है। एंड द सेकेंड नन, ये 3 फीमेल कैरेक्टर थी। मैं जानता हूँ जो बच्चे द कैंटरबरी टेल्स कहानी नहीं जानते होंगे उसको ये समझने में मुश्किल होगा, मैं बोलूँगा कैंटरबरी टेल्स बहुत इंटरेस्टिंग है, आप एक बार जरूर जान लें। तो इसमें क्या हो गया? 3। What is the name of the inn where the pilgrims assemble for the night in the Canterbury Tales? ये आपको याद करना पड़ेगा। टबार्ड इन, टबार्ड इन था, उसी में ये लोग ठहरे थे। विच वन टेल इन चौसर्स कैंटरबरी टेल्स इज इन प्रोज। ओके, बाकी सब तो पोएटिक वे में बोला था, एक था वो जो पार्सन्स था, जो पादरी था, उसने जो कहानी सुनाई थी वो था प्रोज वाली, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। द रिनाइसा पीरियड स्टार्टेड इन, देखिए रिनाइसा पीरियड के लिए माना जाता है 14th सेंचुरी से 16th सेंचुरी तक। तो कब शुरू हुई? 14th सेंचुरी में। रिनाइसा, इसको रिनाइसा पढ़ते हैं, यू मस्ट माइंड इट्स प्रोनाउंसिएशन। रिनाइसा पीरियड था जिसमें साहित्य का, कला का, इन चीज़ों का काफ़ी विकास हुआ, दैट वाज कॉल्ड रिनाइसा, ये पीरियड था।
इन इंग्लिश लिटरेचर द पीरियड फ्रॉम 14 टू 1600 इज कॉल्ड, अभी हमने बताया लिख करके आपको ये, दैट वाज कॉल्ड रिनेसा पीरियड। रिनेसा मीन्स, रिनेसा का मतलब क्या होता है? रिवाइवल ऑफ लर्निंग एंड रीबर्थ। रिवाइवल ऑफ लर्निंग मतलब ज्ञान को फिर से जगाना, और रीबर्थ सब चीज़ को पुनर्जगाना। तो जाहिर सी बात है दोनों ए और बी दोनों होगा, मतलब हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। द पीरियड फॉलोड बाय द मिडिल एज इन यूरोप वाज, देखो मिडिल एज जो था, मिडिल एज फॉलोड करता है, फॉलोड मतलब जस्ट बाद आना था। मिडिल एज का पीरियड कितना था हमारा? 1066 से लेकर 1500 तक, ठीक है। तो 1500 के जस्ट बाद जो आया वो क्या आया? वो पीरियड क्या था? आप देखो, दैट वाज द पीरियड ऑफ रिनाइसा। क्यों? क्योंकि 14 टू 16, तो ये 16 का पीरियड आया 15 के बाद, और ये पीरियड कौन सा था? रिनाइसा का पीरियड था। तो द रिनाइसा पीरियड फॉलोड, फॉलोड मतलब क्या होता है? जस्ट उसके बाद आना। मिडिल एज के जस्ट बाद कौन आया? रिनाइसा पीरियड आया। द रिनाइसा फर्स्ट बिगेन इन, रिनाइसा सबसे पहले कहाँ शुरू हुई? याद करना पड़ेगा, इटली, ठीक है। इटली का पुनर्जागरण आप 9th में भी पढ़े होंगे हिस्ट्री में। तो सबसे पहले रिनेसा जो आया वो इटली में आया। इन विच फील्ड्स डिड द रिनेसा बिगन इन इटली, किस फील्ड में आया? तो आर्ट में भी आया, आर्किटेक्चर में भी आया, ये दोनों में आया, मतलब हो जाएगा आंसर बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the country which became the most powerful nation in Europe in the 16th century. In the late 16th century, तो सबसे ज़्यादा जो पावरफुल कंट्री बन गया लेट 16th सेंचुरी में, दैट वाज इंग्लैंड। हमारे पास जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें बन गया इंग्लैंड। जो जाहिर सी बात है रिनेसा हुआ, रिनेसा के बाद इंग्लैंड काफ़ी पावरफुल कंट्री बनकर उभरा। When did the fall of Constantinople occur? ये कॉन्स्टेंटिनोपल जो है ये कहा जाता है जो अभी टर्की है, ठीक है। तो टर्की का जो वहाँ पे कल्चर है, सिविलाइजेशन है, उसको कहा जाता है कि 1453 एडी में उसका फॉल हो गया था। फॉल हो गया था मतलब ख़त्म हो गया था, जैसे फॉल ऑफ रोमन्स, रोमन का पतन, तो इसका पतन हो गया था। और ये टर्की के है जगह, इसके लिए इसमें जो फॉल का जो कारण था वो कारण था कॉन्क्वेस्ट ऑफ इस्तांबुल बाय ऑटोमन। आप पढ़े होंगे ऑटोमन एम्पायर। तो ऑटोमन एम्पायर के द्वारा इस पे आक्रमण करके इसको जीत लिया गया था, और उसी के साथ जो उससे पहले चलता आ रहा था कि जो उसकी सभ्यता थी कॉन्स्टेंटिनोपल, वो ख़त्म हो गई। सो दैट टुक प्लेस in 1453 AD. So this is supposed to be remembered. Next question, during revival of learning, what changes took place in Europe? क्या परिवर्तन आया? निश्चित रूप से बुक प्रिंटिंग हुई तो हुई, फिलोसफी में परिवर्तन आया, साइंस में आया, आर्ट्स में आया, ये सब सिस्टमाइज ढंग से इसके ऊपर अध्ययन किया गया, मतलब ए और बी दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु स्टार्टेड द ह्यूमनिज्म मूवमेंट इन द 14th सेंचुरी? तो आप समझिए जो 14th सेंचुरी की बात की जा रही है, तो 14th सेंचुरी में ह्यूमनिज्म मूवमेंट जो हुआ वो कहाँ हुआ? इटली में हुआ, ठीक है। तो इटली में हुआ तो जाहिर सी बात है कौन किया होगा? जो भी इटली के स्कॉलर्स होंगे उन्होंने किया होगा, राइटर होंगे उन्होंने किया होगा। तो अगर आप पहचान सकते हैं तो आपको अपने आप याद हो जाएगा। डेंटी, पेट्रार्च, बोकैसियो, ये तीनों के तीनों राइटर्स है कहाँ के? इटली के। और 14th सेंचुरी में जो ह्यूमनिज्म मूवमेंट हुआ था वो हुआ था इटली में, और जाहिर सी बात है हमारा आंसर हो जाएगा ये तीनों, मतलब सी ऑप्शन हो जाएगा।
एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे इज उटोपिया। आपको याद होना चाहिए उटोपिया का क्या मतलब होता है। उटोपिया का मतलब होता है कि एक ऐसे शहर या ऐसी बात करना जिसका होना असंभव हो। तो उटोपिया क्या, आपने इससे पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है, आपको क्या लिखा हुआ था, मोर्स उटोपिया। मतलब क्या, उटोपिया किसके द्वारा लिखी गई है, सर थॉमस मोर के द्वारा। ठीक है, तो इस तरह से हमने 100 क्वेश्चंस कर लिया। अगर आपको यह हेल्पफुल लग रहा हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। मैं फिर से कहता हूं कि आपके गेस के पेपर में कई क्वेश्चंस का आंसर गलत है, तो आप सीधा गेस पेपर से रटेंगे तो हो सकता है कि आप गलत रट रहे हो। रेस्ट डिपेंड्स अपॉन यू। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।